चलिए सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या मिक्सचर देख रहे थे, मिश्रण। ठीक है, मिश्रण का हम लोग ने एग्जांपल देख लिया था, है ना। अब हम लोग बात करेंगे मिश्रण के प्रकार। अभी आपका लगभग 1.5 घंटा जो है ये चलेगा आपका केमिस्ट्री, और फिर हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो मिश्रण के प्रकार या टाइप ऑफ मिक्सचर की बात करें, एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण, या फिर जैसे हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है तो समझिएगा, ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रण के तत्व अथवा यौगिक को पहचानना मुश्किल हो। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, आपके पास 3 ग्लास रख दें हम कांच का, और इसमें मान लीजिए हम पानी प्लस नमक मिला दें, दूसरा ग्लास है इसमें हम पानी प्लस चीनी मिला दें, और तीसरा इसमें मान लीजिए हम पानी और ग्लूकोज मिला दें। अब बताइए, अगर आपको बोला कि देख के बताओ इसमें क्या क्या मिला हुआ है, देख के बताना है, बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाइएगा। इसलिए नहीं बता पाइएगा काहे कि इसमें जो पानी और नमक जो है ना, एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है, यानी एक दूसरे में पूर्णतः घुल गया है। पानी प्लस चीनी जो है एक दूसरे में पूर्णतः घुल गया है, और पानी और ग्लूकोज एक दूसरे में पूर्णतः घुल गया है। मतलब यह है कि इसमें मिश्रण के यौगिक तथा मिश्रण के यौगिक एक दूसरे में पूर्णतः घुले होते हैं। और यह बताइए, हम आपसे पूछें कि इसमें बताइए जो मिश्रण का जो कण है, उसका कण का आकार अलग अलग होगा कि सेम होगा? पानी और चीनी को घोल दीजिए, पानी और नमक को घोल दीजिए, उसके बाद उसमें जो उसका पार्टिकल जो होगा ना, सब का आकार सेम होगा, है ना। तो याद रखिएगा, इसमें मिश्रण के कण का आकार कैसा होता है? समान होता है, सेम होता है, एक जैसा होता है। तो ये इसका क्या है, इसमें साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ मिक्सचर आर सेम, है ना। इसमें लिख लीजिए इंग्लिश में कि कंपाउंड ऑफ मिक्सचर इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन ईच अदर। ओके, इसमें लिख लेना कि मिश्रण इन व्हिच कंपाउंड और एलिमेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इजीली, है ना। जिसको भी लिखना आप लिख लेना इंग्लिश में। अब देखिए यहाँ पर ये जो है आपके एग्जांपल में लिख लेना, इसका पहला है पानी प्लस नमक, दूसरा आपका पानी प्लस चीनी, तीसरा पानी प्लस ग्लूकोज, चौथा भी लिखना है, चौथा आप लिख लीजिएगा पानी प्लस अल्कोहल, पानी प्लस शराब। ये भी इसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है ना। ये भी किसका मिश्रण होगा? आपका समांगी मिश्रण का एग्जांपल होगा। तो समांगी मिश्रण क्लियर है? अभी और इस पे आएंगे हम लोग, अभी सिर्फ बेसिक डेफिनेशन देख रहे हैं, अभी इसका पोस्टमार्टम करेंगे थोड़ा रुक के, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। ठीक, दूसरा है आपका विसमांगी मिश्रण। इसका एकदम उल्टा अपोजिट हो जाएगा, हेटेरोजेनस मिक्सचर, या फिर जैसे हम लोग कहते हैं विसमांगी मिश्रण। इसमें क्या होता है, तो इसमें मिश्रण के यौगिक अथवा तत्व को पहचानना आसान होता है, अथवा तत्व को पहचानना आसान होता है, यानी कि कंपाउंड और एलिमेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली, कंपाउंड और एलिमेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। एंड दूसरा याद रखिएगा कि इसमें मिश्रण के यौगिक एक दूसरे में पूर्णतः नहीं घुलते। इसमें मिश्रण के यौगिक एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं क्या? बताओ, पानी और बालू का मिश्रण ले लो, होगा? नहीं होगा। पानी मिट्टी ले लो, नहीं होगा, है कि नहीं। और इसमें मिश्रण का जो कण है, मिश्रण के कण का आकार अलग अलग होता है, असमान होता है। कण का आकार समान नहीं होता, यानी असमान होता है। जैसे भी लिखना आप लिख लीजिएगा, समान नहीं होता है। एग्जांपल अभी हम लोग इसका लिखते हैं। पहले बेसिक डिफरेंस दोनों में पता चल गया, है ना। जिसको सिंपल देखो कि देख के नहीं बता पाओ उसमें क्या क्या मिला हुआ है ना, तो वो क्या हो जाएगा? जैसे हवा, अगर आपसे पूछे हवा कैसा मिश्रण है जी, समांगी की विसमांगी? समांगी। हवा में पता चल रहा है क्या क्या है? नहीं पता चल रहा है। अगर मान लो पूछ रहा है कि जो पीतल है, पीतल कैसा मिश्रण है? समांगी की असमांगी? समांगी। काहे कि पीतल में देख के नहीं बता सकते हैं क्या क्या है। तो ऐसा कोई भी चीज जिसमें कि आप देख के नहीं बता पाइए कौन सा मिश्रण है, तो समझ जाना समांगी है। देख के बता दो तो समझ जाना कैसा है, विसमांगी है। पानी और आटा का मिश्रण क्या हो जाएगा? पानी और आटा का मिश्रण समांगी होगा कि विसमांगी हो जाएगा, है ना। चलिए इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, पानी प्लस बालू, पानी प्लस तेल, पानी प्लस इसके बाद मिट्टी, पानी प्लस आटा, इसके बाद यही नहीं, बालू प्लस नमक। ठीक है, ऐसा कई सारा हो सकता है ना, समझ गए। और बालू का क्या सूत्र होता है बताओ? SiO2, है ना। SiO2 जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिका। ये बताओ, पानी पर जो केरोसिन ऑयल होता है वो तैरता रहता है, काहे? पृष्ठ तनाव के कारण, है ना। और पानी पर केरोसिन डालते हो तो रंगीन दिखता है, वो किसके कारण? प्रकाश का व्यतिकरण होता है। क्या होता है? व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो हमने मिश्रण का बेसिक डिफरेंस देखा कि होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर होता क्या है। अब मिश्रण का हम लोग देखते हैं। आपसे पूछेगा कि ठोस और ठोस का मिश्रण कौन सा है, आप समझते हैं इसको? सॉलिड प्लस सॉलिड का मिश्रण समझो, और जितना आप लिखेंगे एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। खूब सवाल पूछेगा आपके पेपर में। सॉलिड और सॉलिड का मिश्रण का एग्जांपल याद रखिएगा। सबसे पहला गन पाउडर, गन पाउडर यानी जिसे हम लोग कहते हैं बारूद। क्या बोलते हैं? बारूद। दूसरा याद रखिएगा सीमेंट,
सीमेंट हो गया। तीसरा याद रखिएगा, आपका जितना भी मिश्र धातु है, मिश्र धातु यानी अलॉय, अमलगम वाला छोड़ के, क्या कि अमलगम जो है वो क्या है। इसके बाद याद रखिएगा बालू प्लस नमक, ठीक है। पांचवा याद रखना बालू प्लस सीमेंट हो गया, ये भी। इसके बाद नमक प्लस चीनी। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका गन पाउडर के बारे में यहां पर नोट में ये सब पॉइंट लिखेंगे आप लोग। सबसे पहला कि बारूद का आविष्कार किसने किया? बारूद या गन पाउडर का आविष्कार रॉजर बैकन ने किया। किसने किया? रॉजर बैकन ने किया। और ये जो गन पाउडर बनता है ना, ये किससे किसका किसका मिश्रण होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गन पाउडर किससे किससे मिलकर बना होता है? चारकोल होगा, इसके बाद याद रखिएगा इसमें आपका सल्फर होगा, सल्फर यानी गंधक, जिसे हम लोग तांबे का शत्रु भी कहते हैं। और साथ ही साथ यहां पर होगा एक पियानो 3। पियानो 3 क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। और इस पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर वाली कॉपी में लिख लेना, हालांकि आगे लिखाएंगे। पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन सॉल्ट पीटर। इसी को कहा जाता है सिंपल नॉर्मल सॉल्ट पीटर, सिर्फ लिख लीजिएगा, किसको कहते हैं? इसी को कहा जाता है बंगाल सॉल्ट पीटर। क्या बोलते हैं? बंगाल सॉल्ट पीटर। और एक चीनी सॉल्ट पीटर होता है, इसका फार्मूला अलग होता है, लिख लेना, ये सब एग्जाम में पूछेगा आपसे। चीनी सॉल्ट पीटर ये किसको कहते हैं? ये कहता है सोडियम नाइट्रेट को। किसको बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट, इसको चीनी सॉल्ट पीटर कहेंगे। इंपॉर्टेंट है ये सब। अब देखो, सबसे पहला जो आपका एक्सप्लोजिव विस्फोटक जो है वो कौन सा था, बता सकते हैं? सबसे पहला विस्फोटक, फर्स्ट एक्सप्लोजिव, बारूद ना, आरडीएक्स नहीं, अरे आरडीएक्स बहुत बाद में बना। आरडीएक्स को कौन बनाया था, कोई बताओ? नोबेल ने ना। हाँ, जो डायनामाइट बोला ना तुम लोग, याद रखना डायनामाइट सबसे पहला विस्फोटक था, लिख लेना। और डायनामाइट का आविष्कार कौन किया था? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट आपका पहला एक्सप्लोजिव था और डायनामाइट का आविष्कार कौन किया था? अल्फ्रेड नोबेल। और आरडीएक्स जो है ना, उसका आविष्कार करने वाला था हैंस हेनिंग। क्या नाम था? हैंस हेनिंग, ठीक है। अच्छा चलो, आज 1 दिसंबर है ना जी, और 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? सबको पता है, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ कि इसके लिए 2 टेस्ट होता है। एलिसा तो सबको पता है, एलिसा सबको पता है। एलिसा टेस्ट होता है किसके लिए? एड्स के लिए ना जी। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे ये एलिसा का पूरा मतलब होता है, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है आपसे। फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे एक टेस्ट और होता है जो कि इस एड्स का कंफर्मेशन करता है। और वो टेस्ट कौन सा होता है? एचआईवी तो वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसके कारण बीमारी होता है। और वो प्रभावित करता है किसको? हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइट होता है, वो उसको प्रभावित करता है। दूसरा जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट तो हर बच्चा रख लेता है, पता है सबको। पूछ देगा कि एड्स के कंफर्मेशन के लिए कौन टेस्ट होता है? याद रखना वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कौन सा टेस्ट? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये एड्स के कंफर्मेशन के लिए होता है, लिख लीजिएगा इस सब लाइनर में। इसी तरह 3-4 टेस्ट और है, बीमारी से रिलेटेड 3-4 टेस्ट लिखना है तो फटाफट लिख लो। एक टेस्ट होता है मेंटॉक्स टेस्ट। किसके लिए होता है? मेंटॉक्स टेस्ट किसके लिए होता है बताओ? तुम लोगों का मतलब एकदम बेसिक चीज है ये सब चीज, है ना, बहुत काम करना है तुम लोगों को, है। मेंटॉक्स टेस्ट होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, है ना। एक होता है विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए, इसे एकदम मुंह जवानी याद होना चाहिए, निम्न में पूछे तो पता होना चाहिए तुम लोगों को, टाइफाइड। एक होता है एमडीटी टेस्ट, एमडीटी मतलब मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, एमडीटी। ये किसके लिए होता है? कुष्ठ रोग के लिए। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। एक होता है ईसीआर टेस्ट। अब बताओ, इसे अगर नहीं पता है तो कैसे काम चलेगा जी? ईसीआर टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। कभी करवाओ चेक, जाओ यहाँ चेक करवाने, तो एक तो किताब देता है ना, उसमें अलग अलग रंग में अलग अलग शेप आता है, अलग अलग नंबर लेटर, वो बोलता है बताइए क्या लिखा है इसमें, है ना। तो वो ईसीआर टेस्ट ही होता है। चलो खैर, एग्जाम के इंपॉर्टेंट था तो आपको लिखा दिए हैं ये सब, हालांकि आप लोगों को पता होना चाहिए ये सब चीज, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। चला आगे हटाते हैं, पीछे रस लगा रहे हैं। चलो अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला एक्सप्लोसिव कौन सा था? डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार कौन किया? अल्फ्रेड नोबेल। बहुत बढ़िया। चलो क्या हुआ, कब किया था? क्या? हाँ 1901 में सब लिखाएंगे आगे, है ना। सब टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सप्लोसिव वाला टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक चीज लिखाएंगे, टेंशन एकदम ले लो, है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अगर याद रखिएगा सीमेंट के बारे में, सीमेंट का आविष्कार कौन किया? जोसेफ ऑस्बर्डिन किया था। कौन किया था? जोसेफ ऑस्बर्डिन ने किया। ये पॉइंट लिख लेना। और यहां पर देखो, अब इस चीज को समझो कि ये तीनों जो है, गन पाउडर हो गया, सीमेंट हो गया, मिश्र धातु हो गया, इसमें आप देख करके बता पाइएगा क्या मिला हुआ है, नहीं बता पाइएगा। ये कैसा मिश्रण है? सब समांगी मिश्रण है। लेकिन इस तीनों में बता देंगे ना, देख के कैसा हो जाएगा? असमांगी मिश्रण हो जाएगा, बराबर है। चल हम लोग चलते हैं इसके आगे। आपसे पूछ देगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा इसमें कौन सा असमांगी मिश्रण है, ये तीन ऑप्शन दे देगा, चौथा ये दे देगा, है ना। तो पता होना चाहिए आपको। सीमेंट का आविष्कार जोसेफ ऑस्बर्डिन किया था, 1835 में किया था, है ना। इसका पीएच मान 13.5 होता है। इसे हम लोग देखेंगे आगे, है ना। अभी बस खाली हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं, सीमेंट एंड ग्लास टॉपिक है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे इस चीज के बारे में बहुत डिटेल में। हम लोग बात करते हैं दूसरा, सॉलिड प्लस लिक्विड का मिश्रण, यानी ठोस और द्रव का। तो पानी प्लस चीनी, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस ग्लूकोज, इसके बाद वाटर प्लस सैंड, पानी प्लस मिट्टी, और पानी प्लस आटा। यहां पर ये तीनों कैसा है?
विसमांगी या समांगी बोल सकते हैं आप। ये तीनों कैसा है? समांगी है। ठीक है, इसमें भी आपसे पूछ सकता है कौन सा समांगी कौन सा विसमांगी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। चीनी का सूत्र बताना तुम लोग क्या होता है? C12H O11। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे चलें। नेक्स्ट है ठोस प्लस गैस का, है ना, सॉलिड प्लस गैस का, इसका मिश्रण क्या हो जाएगा? याद रखिएगा धुआं। क्या हो जाएगा? धुआं, स्मोक। और यहीं पर लिख लीजिएगा कि स्मोक का डेंसिटी यानी धुएं का घनत्व किस स्केल पर मापते हैं? रिंगलमैन स्केल पर मापते हैं। रिंगलमैन स्केल पर मापा जाता है। ठीक, चौथा है, चौथा अब द्रव प्लस द्रव का मिश्रण, लिक्विड प्लस लिक्विड का मिश्रण क्या हो जाएगा जी? पानी प्लस तेल, पानी प्लस शराब, है ना। ये कैसा हो जाएगा? विसमांगी। और ये कैसा हो जाएगा आपका? समांगी। इसके बाद पांचवा याद रखिएगा द्रव और गैस का मिश्रण, द्रव प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, याद रखिएगा सोडा वाटर। सोडा वाटर, अभी इसके बारे में बताएंगे आपको। इसके बारे में लिखते हैं कि इसका आविष्कार कौन किया? इसका आविष्कार जोसेफ प्रिस्टले ने किया। किसने किया? वो पूछा गया आपके एग्जाम में, किसने किया? जोसेफ प्रिस्टले ने किया, जिन्होंने कि ऑक्सीजन को भी क्या किया था? खोजा था। और ऑक्सीजन को नाम किसने दिया था? लवाजियर ने। हाइड्रोजन को खोजा कैवेंडिश ने, नाम किसने दिया? लवाजियर ने। ठीक है, चलिए क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अच्छा चलो, ये देखो चंदन एक तनु हेलो ये पढ़ने के लिए नहीं किया है, मैं नहीं हेलो हाई में लगा हुआ है लड़का सभी। ये तो हमारा ध्यान नहीं देते, सबको हम बहुत ब्लॉक कराते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। देखो सोडा वाटर बनता कैसे है समझना। H2O है, इसके साथ आप क्या मिलाइए? कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दीजिए। इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बना देगा ये? H2CO3। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कार्बोनिक एसिड बोल देते हैं। इसी को हम लोग सोडा वाटर बोल देते हैं, है ना। और इसी को दोस्तों बोल देते हैं कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर भी आपका यही होता है। अभी कोल्ड ड्रिंक आप लोग पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक को पीने पे गला में जलन होता है ना जी। तो जलन क्या होता है? इसके कारण होता है। तो लिख लीजिएगा, पूछता है सवाल कि कोल्ड ड्रिंक पीने पर गले में जलन किसके कारण? कार्बोनिक एसिड के कारण। लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा तो उसमें खट्टापन होता है कि नहीं होता है? खट्टापन। तो कोल्ड ड्रिंक में खट्टापन किसके कारण होता है? लिख लेना, कोल्ड ड्रिंक में खट्टापन फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण? H3PO4, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्फोरिक एसिड। ठीक है, ये इसका आपका एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल याद रखिएगा, सॉलिड और क्या हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर और मतलब द्रव और गैस है ना जी। हाँ, द्रव और गैस है ना। H2O प्लस, अभी हम लोग देखा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा लिख लीजिएगा H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इसको मिलाएंगे ना, किससे बनाएगा? H2SO3 बनेगा। क्या बनेगा? H2SO3। और इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। तो अगर आपसे पूछे सल्फ्यूरस एसिड किसका किसका मिश्रण है? लिक्विड और गैस का। ठीक है, ये एग्जांपल लिख लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला याद रखिएगा, H2SO3 होता है और सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है? H2SO4 होता है। कौन सा ग्रह पे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है? शुक्र पे। शुक्र यानी वीनस पे, है ना। वीनस को जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं जी, हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह उसी को कहते हैं। अच्छा चलो ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाम जी भी बिल्कुल सही बता रहे हैं, लिख लीजिएगा। तीसरा शाम जी का भी लिख देते हैं, अमोनिया इन वाटर यानी H2O प्लस अमोनिया लिख लीजिएगा, है ना। ये बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। शाम जी ठीक है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे इसे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है गैस और गैस का मिश्रण। गैस और गैस का मिश्रण देखिए, इसमें आ जाएगा आपका एक हवा या वायु, और यहीं से याद रखिएगा वायु की गति किससे मापते हैं? एनेमोमीटर, बैरोमीटर से प्रेशर मापते हैं। कौन सा? वायुमंडलीय ताप। इसको मेजर करते हैं एनेमोमीटर से। दूसरा याद रखिएगा, कार्ब कल भी लिखाए थे आप लोग, कल या सुबह ही लिखाए होंगे, आप लोगों को याद होगा कब लिखाए होंगे, लिखाए थे ये सब जी। बोलो, इसको क्या बोलते हैं? वाटर गैस या फिर भाप या अंगार गैस। भाप गैस या अंगार गैस, इसको प्रोड्यूसर गैस या उत्पादक गैस। इसमें देखो दोनों गैसें हैं। इसको क्या बोलते हैं? फॉस्जीन। और ये फॉस्जीन होता है ना, ये जहरीली गैस है, याद रखना। कैसा है? जहरीली गैस। और इसका स्मेल जो होता है एकदम सड़ा हुआ मछली जैसा होता है ना, सड़े हुए मछली कैसा क्या होता है? इसका स्मेल होता है फॉस्जीन का। ठीक है, अब क्लोरीन को किसने खोजा? सीले ने। फूलों का रंग उड़ाने में किसका यूज होता है? क्लोरीन का। कई बार पूछता है कि क्लोरीन जो है हवा से कितना गुना भारी होता है। तो क्लोरीन जो होता है ना, हवा से याद रखिएगा 2.5 गुना भारी होता है। कितना गुना? 2.5 गुना भारी होता है। क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन का यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन का यूज होता है, वाटर को प्यूरिफाई करने में भी क्लोरीन का यूज होता है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, यहां पर हम लोगों ने मिश्रण के बारे में पढ़ा। अब और भी देखते हैं। एक होता है, नोट में लिख लीजिएगा कुछ पॉइंट, जैसे होता है आयोडीन टिंक्चर। आयोडीन टिंक्चर का नाम सुना है आप लोग? क्या क्या होता है इसमें? हाँ आयोडीन होता है, ठीक है। आयोडीन टिंक्चर, इसमें याद रखिएगा क्या होता है? एक तो इथाइल अल्कोहल होता है,
इथाइल अल्कोहल या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। और क्या होता है इसमें, आयोडीन का कंपाउंड होता है कौन सा, पोटेशियम आयोडाइड होता है। इस दोनों का मिक्सचर है पोटेशियम आयोडाइड। और इसका यूज कहां पर होता है पता है आपको, इसका यूज याद रखिएगा घाव को साफ करने में होता है। जो घाव का ड्रेसिंग वगैरह होता है ना, साफ करने में, क्लीनिंग में इसका यूज होता है। किसका, आयोडीन टिंक्चर का। ठीक है, अब मेरा सवाल है, आप ये बताइए घाव को ठीक करने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन सी। और ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है ना, इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब दूसरा याद रखिएगा, एक होता है ब्राइन, है ना। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया गया था, एक तो कोई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, सिविल कोर्ट वगैरह, क्लर्क वगैरह का ना, उसमें पूछ लिया ब्राइन क्या होता है। अब बताइए क्या होता है ब्राइन, पानी और नमक का जो घोल होता है ना बाबू, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्राइन बोल देते हैं। सिंपल, पानी और नमक का जो घोल होता है उसी को क्या बोल देते हैं, ब्राइन कह देते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, ये मिश्रण का पृथक्करण कैसे कैसे होता है, उसका क्या क्या तरीका है। हाँ, इथेनॉल देखो उसमें जो होता है ना, एक्चुअली में खाली इथेनॉल का यूज नहीं करते हैं, उसमें यूज करते हैं एक्चुअली में गैसोहल। और आजकल इथेनॉल वाला भी वो होता है, प्योर इथेनॉल का भी यूज करते हैं, क्योंकि जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब हाईली इन्फ्लेमेबल है ना, उसी तरह इथेनॉल जो होता है ना, ये भी आपका जलता है। कभी आप शराब को आग लगा के देखिएगा, उसमें आग लगता है ना, तो वो भी इन्फ्लेमेबल है। पेट्रोल डीजल की तरह ही अल्कोहल भी हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए उसका यूज किसमें होता है, फ्यूल के रूप में होता है ना। इसलिए आजकल जो इथेनॉल का भी यूज करते हैं पूरा, एक गैसोहल का यूज होता है। गैसोहल जो होता है ना, इसमें पेट्रोल होता है और इसमें क्या होता है आपका इथेनॉल होता है ना। 90% पेट्रोल होगा, 10% इथेनॉल होगा, किसमें, गैसोहल वाले उसमें। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लेता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। फिर हम लोग आएंगे फिजिकल और केमिकल जेंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन के बारे में। तो मिश्रण का पृथक्करण, सबसे पहला है इवापोरेशन। क्या है जी, इवापोरेशन या वाष्पीकरण। तो इससे याद रखिएगा, इससे ठोस तथा द्रव के समांगी मिश्रण को, कैसे मिश्रण को, समांगी मिश्रण को अलग किया जाता है। समांगी मिश्रण को अलग किया जाता है, यानी इट इज यूज्ड टू सेपरेट homogeneous mixture of solid and liquid. It is used to separate homogeneous mixture of solid and liquid. For example, पानी प्लस नमक है, पानी प्लस चीनी है, पानी प्लस ग्लूकोज है। अगर आपसे पूछे कि पानी और चीनी के मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे, इवापोरेशन से। पानी प्लस ग्लूकोज है, इसको कैसे अलग करेंगे, इवापोरेशन से। चलिए ग्लूकोज का सूत्र तो हर किसी को पता होगा, है ना, C6H12O6। ये फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, प्राथमिक उत्पाद होता है ना। लेकिन ये ग्लाइकोजन, ये जो है ग्लूकोज के बारे में याद रखिएगा, ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। कहां पर जमा होता है, लीवर में और कहां पर, मांसपेशी में। लीवर और मांसपेशियों में ये हमारे शरीर में जमा होता है, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं ये जो इवापोरेशन है, इवापोरेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे हम लोग, है ना, कि जैसे इवापोरेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना। जैसे कल आप लोगों को शायद मॉर्निंग वाली क्लास में कल कभी बताया होगा ना, अब उसको हम लोग समझते हैं। तो इवापोरेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक सतही प्रक्रिया है ना। यानी कि जो आपका इवापोरेशन होता है ना, यह एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ सरफेस फेनोमेना, इट इज अ सरफेस फेनोमेना। दूसरी बात याद रखिएगा इवापोरेशन के बारे में कि यह एक मंद प्रक्रिया है, यह एक स्लो प्रोसेस है, इट इज अ स्लो प्रोसेस। इसके बाद याद रखिएगा कि इवापोरेशन जो है यह किसी भी तापमान पर हो सकता है, इट कैन हैपन एट एनी टेंपरेचर। याद रखिएगा इसमें बबल, बबल यानी जो बुलबुले होते हैं ना, बबल यानी बुलबुले नहीं बनते हैं। इसमें बुलबुले जो होते हैं वो आपके नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे आपका बॉइलिंग होगा तो बॉइलिंग में आपका बबल फॉर्म होगा, है ना, पानी का बुलबुला बनेगा। लेकिन जब इवापोरेशन होगा तो इसमें आपका बबल जो है नहीं बनता है। अब जो इवापोरेशन है, इवापोरेशन को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है, इसके बारे में याद रखिएगा। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तापमान की। तापमान यानी टेंपरेचर। और याद रखिएगा वाष्पीकरण का जो दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तापमान के होता है। रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, यानी कि तापमान बढ़ाइएगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा, टेंपरेचर घटाइएगा वाष्पीकरण कम होगा। इसलिए गर्मी के दिन में कपड़ा जो सूखता है जल्दी कैसे सूखता है, काहे, इसी के कारण, है ना, कम सूखता है। तो ठंडा के दिन में तो वाष्पीकरण का दर कम हो जाता है। अभी कई बार ये आपसे पूछता है कि घड़ा, घड़ा में आप लोग पानी पीते होंगे, है ना, घड़ा में पानी जो है ना ठंडा रहता है एकदम, तो वो भी किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण। वहां पर पानी का इवापोरेशन होता है, इसके वजह से घड़ा में जो पानी है आपका ठंडा रहता है। ठीक है, आगे चलो, किसी को कोई दिक्कत। सर ये तो पहले समझा दीजिए ये क्या है, क्या बोल रहा है सर, या तो पहले समझा दीजिए या लिखा दीजिए। ठीक है अफजल जी, चलिए ठीक है, पता नहीं सर कैसे पढ़ा रहे हैं आप, हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। दूसरा है वायु की चाल। वायु की चाल की बात करें तो वाष्पीकरण की जो दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वायु की चाल या विंड की स्पीड के। यानी कि अगर विंड स्पीड ज्यादा तो इवापोरेशन का रेट ज्यादा, इसलिए ज्यादा तेज हवा चलेगा तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, कम तेज हवा चलेगा तो कपड़ा कम जल्दी सूखेगा। तीसरा याद रखिएगा सतहीय क्षेत्रफल, सतहीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया। तो वाष्पीकरण की जो दर है, रेट ऑफ इवापोरेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सतही क्षेत्रफल के। इसलिए जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, जितना कम होगा उतना कम होगा। और चौथा याद रखिएगा आर्द्रता। आर्द्रता जिसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, वायु में मौजूद नमी।
और वाष्पीकरण की दर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर्द्रता के, यानी आर्द्रता बढ़ेगा तो वाष्पीकरण का दर घटेगा, आर्द्रता घटेगा तो वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा। अब सवाल यहां से कैसे बनेगा बताते हैं अभी आपको। और आर्द्रता को मापते हैं कैसे, हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा हाइग्रोमीटर से मापते हैं। इससे क्वेश्चन एक बनाते हैं, फ्रेम करते हैं आपसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक। चला आगे क्या हुआ समझाते हैं अभी, हाँ। देखिए ये मान लीजिए हमेशा वाष्पीकरण जो है ना सरफेस का होगा, इंटायर लिक्विड का नहीं होता है। अभी सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ाइएगा ना, मान लीजिए कोई छोटा सा ग्लास में पानी को इवापोरेट करिएगा तो वो कम होगा, वही एक बड़ा सा एकदम बाल्टी ले लो उसमें करिए तो सरफेस एरिया ज्यादा हो गया ऊपर का सतह का, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप क्या कहते हैं टेंपरेचर बढ़ाइएगा तो जो इसमें जो ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है ना उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ने के कारण वो जल्दी जल्दी किसमें हो जाएगा, आपका वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा विंड स्पीड जैसे स्पीड हवा का ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन वहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कम होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम। इसलिए जब पंखा चलाता है ना घर में, कभी पंखा चलाइए, पंखा चलाने पर आपको ठंडा लगता है ना, लेकिन पंखा चलाने पर याद रखिएगा कमरे का तापमान घटता नहीं है, कमरे का तापमान आपका बढ़ेगा पंखा चलाने पर, लेकिन फिर भी हमें ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे पंखा चलाते हैं विंड स्पीड बढ़ जाता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो होता है ना वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जब पसीने का इवापोरेशन होने लगता है तो उसकी वजह से आपको ठंडा महसूस होने लगता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, कहां था, हाँ, हाइग्रोमीटर। अब यहां से देखिए सवाल कैसे फ्रेम होता है, मैं एक सवाल बता रहा हूं आपको। जैसे सवाल बनेगा कि इसमें किस कंडीशन में वाष्पीकरण सबसे ज्यादा होगा या सबसे अधिक होगा। वाष्पीकरण सबसे अधिक होगा, ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन दे देगा टेंपरेचर 35 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी दे देगा 70%। समझिए टेंपरेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 60%। ऑप्शन दे देगा टेंपरेचर 50 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 50%, और एक ऑप्शन दे दिया टेंपरेचर 40 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी आपका मान लीजिए दे दिया 80%। इस तरह से आपसे सवाल बनेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहां टेंपरेचर ज्यादा है ह्यूमिडिटी कम है वहां पर रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, है ना। इस प्रकार से आप देखेंगे यहां पर टेंपरेचर सबसे ज्यादा है, ह्यूमिडिटी सबसे कम है ना। यहां पर आपका विंड स्पीड भी हो सकता है, थोड़ा मुश्किल बनाना चाहेंगे सवाल को, यहां पर आपका विंड स्पीड भी डाल देंगे एक इधर, है ना, यहां पर अलग अलग विंड स्पीड डाल देंगे, जहां पर विंड स्पीड जिसमें ज्यादा होगा, तीनों मतलब क्या होना चाहिए आप मैच कर लीजिएगा, वहां पर आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान कहां पर, हाँ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से समझा देंगे। अच्छा हाँ तब भी आपका फिर मतलब सी मतलब दोनों नहीं, ऐसे ऐसे उस तरह का ऑप्शन बनाएगा ही नहीं, कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन ऐसे ही बनाएगा जब भी बनेगा तो, है ना, कि टेंपरेचर भी ज्यादा दिया जाएगा सब में और ह्यूमिडिटी सबसे कम दिया जाएगा सब में, हाँ इस तरह से ऑप्शन बनाएगा। अब जिसको भी समझ में आया ये क्वेश्चन समझिए, है कि वाष्पीकरण सबसे अधिक किस कंडीशन में होगा। अभी आपको क्या बताए हैं, टेंपरेचर ज्यादा होता है तो वाष्पीकरण का दर क्या होता है, ज्यादा होता है, और ह्यूमिडिटी कम होगा तो वाष्पीकरण का दर ज्यादा होगा, बताया ना। यहाँ पे पूछ रहा है वाष्पीकरण सबसे ज्यादा कहां पर होगा। आप देखो सबसे ज्यादा टेंपरेचर किसमें है, सबसे कम ह्यूमिडिटी किसमें है, तो यानी कि जो सी ऑप्शन है इसमें ये करेक्ट, टेंपरेचर सबसे ज्यादा है ह्यूमिडिटी सबसे कम है, इस कंडीशन में आपका रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा वो सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। आगे समझ में नहीं आया तो फिर से पूछो, फिर से बताएंगे, आगे सबको, ठीक है। विंड स्पीड, अच्छा विंड स्पीड आपको दे देगा ना, जैसे मान लीजिए कहीं पर विंड चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कहीं पर चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, हां कहीं पर 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जहां पर विंड स्पीड ज्यादा होगा ना वहां पर रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, है ना। अच्छा प्रोसेस इसका देखिए, विंड स्पीड बढ़ेगा ना तो जो ऊपर सरफेस के ऊपर जब भी हवा चलेगा सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है उसको वो क्या करेगा, उसको उसमें मूवमेंट ज्यादा होगा, तो मूवमेंट ज्यादा होगा तो उसका एनर्जी बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, इवापोरेशन को क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट जो है दूसरा तरीका जो है, दूसरा है आपका फिल्ट्रेशन। दूसरा तरीका है आपका फिल्ट्रेशन या निस्यंदन, ये मिश्रण को सेपरेट करने का सेकंड तरीका है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम लोग किसे करते हैं, याद रखिएगा ठोस तथा द्रव के समांगी मिश्रण को, किसको, सही विसमांगी मिश्रण को, ठोस तथा द्रव के विसमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल पानी प्लस बालू है, इसके बाद पानी प्लस चौक है, चौक में क्या CaCO3 होता है ना, ठीक है। तीसरा पानी प्लस मिट्टी है, इस तरह का जो मिश्रण है ना उसको अगर आपको अलग करना है तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन, या पानी प्लस पत्थर है ना, तो कभी आपका ठोस और द्रव का जो विसमांगी मिश्रण है उसको हम लोग अलग करने के लिए किसका यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सब्लिमेशन, एक आपका डिस्टिलेशन और एक आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये तीनों जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से सबसे ज्यादा सवाल बनेगा, उसमें भी सब्लिमेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से यानी प्रभावी वाष्पन से सबसे अधिक बनता है। तो हम लोग बात करते हैं तीसरा है ऊर्ध्वपातन। क्या हुआ, इसको फिर से बता दें, अच्छा फास्ट पढ़ा रहे हैं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है फिल्ट्रेशन में, ठीक ठीक ठीक, एक सेकंड यहां तक लिख लिया सभी ने, यहां तक सबने लिख लिया, चल अब देखो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, तो आपको बताना चाहिए कि फास्ट हो रहा है ना। मैं क्यों, देखिए मैं एक सेकंड इसके आप ऊपर आते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, इसमें क्या होता है ना, देखो समझो, जब भी लगे फास्ट हो तो आपको बताना है ना। और देखो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक लिक्विड और सॉलिड का कैसा मिक्सचर लिया हम लोग, हेटेरोजेनस यानी विसमांगी मिश्रण लिए, उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे आपका क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फनल, क्या बोलते हैं इसको, फनल। इसमें क्या करते हैं, ऐसे फिल्टर पेपर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फिल्टर पेपर। और ये फिल्टर पेपर जो होता है ना, क्या होता है, एक सेमी परमिएबल पेपर होता है, अर्धपारगम्य, जैसे हमारा कोशिका झिल्ली होता है ना वैसे ही होता है, अर्धपारगम्य होता है। और इससे क्या करते हैं, इस मिक्सचर को डालते रहते हैं। यहां से देखिए जो आपका जो भी लिक्विड है ये क्या होता है, सेपरेट होकर आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट।
है ना, और इसके बाद आपका जो भी आपका सॉलिड पार्टिकल होता है ये फिल्टर पेपर पर क्या होता है, फंसा हुआ रह जाता है ना। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंपली फिल्ट्रेशन या निस्यंदन कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा, चाय का छन्नी, हाँ चाय को छानना भी कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन है ना। आगे समझ में आगे चला, और किसी को कोई दिक्कत बताओ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन। कभी भी लगे स्पीड हो रहा है तो बोलना है, रोक देना है हमको, है ना। हम देखो यहाँ तक दिसंबर तक के आए हुए हैं मैक्सिमम। क्या हुआ? अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ तो बताया, चाय को छान लो, चाय छन्नी है ना। हाँ ठीक है जहां पे रियल लाइफ वाला एग्जांपल आएगा बताएंगे बाबू ठीक है एग्जाम में रियल लाइफ वाला एग्जांपल बहुत कम पूछता है ना। जो एग्जाम में पूछता है कि मेरा टारगेट, मैंने जो है मेरा यही टारगेट है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, है ना। और हम जो है यहाँ पर 1 महीने के लिए आए बाबू, दिसंबर के लिए। तो वही बात है ना कि देखिए, ये फाउंडेशन बैच में जाता तो एकदम पूरा आराम से पढ़ाते, एकदम एक दिन में एकदम आराम से खाली मिक्सर का टाइप बताते, है ना। लेकिन आपका अभी हम 18 जनवरी से पेपर है ना, मान लो हम मैक्सिमम रुक सकते हैं तो दही उड़ा तक रुकेंगे, मैक्सिमम मान लो मकर संक्रांति तक, उतना भी नहीं कर सकते हैं। दिसंबर तक में क्या करना है आपको, कंप्लीट करना, तो थोड़ा सा स्पीड को फास्ट रखना पड़ेगा। जहां पर भी आपको दिक्कत लगे आप पूछो, मैं क्लास के बाद भी 10-15 मिनट रुकूंगा, 20 मिनट रुकूंगा, जितना आपको जरूरी है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आगे भी पूछा करिए आप। हम लोग बात करते हैं इसके बाद थर्ड जो मात्रा है ना, वो है हमारा सब्लिमेशन या फिर जैसे क्या कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अब देखिए ऊर्ध्वपातन मात्रा कहां पर यूज होगा, जब भी कोई ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ का मतलब सब्लिमेट मटेरियल है, जब ऊर्ध्वपातित पदार्थ के साथ कोई इंप्योरिटी, कोई अशुद्धि मिली होती है, कोई इंप्योरिटी मिली होती है, तो उसे अलग करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो उसे अलग करने के लिए सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन का यूज करते हैं। अब जैसे आप लोग कपूर जलाते होंगे, कई बार जलाते हैं कपूर जलाने के बाद अगर कुछ भी बच जाता है उसमें, समझ जाओ अशुद्ध कपूर है, उसमें या तो नमक या बालू कुछ मिला हुआ है। अगर पूरा गायब हो जाता है तो समझ जाइए कि वो क्या है आपका, शुद्ध कपूर है। यानी जैसे कपूर है, कपूर के साथ नमक का मिश्रण है, कपूर के साथ बालू का मिश्रण है। इसके बाद नौशादर जो है, नौशादर जिसे हम लोग क्या कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसके साथ बालू का मिश्रण है। आयोडीन और नमक का मिश्रण है। आयोडीन भी क्या है, आयोडीन भी आपका एक सब्लिमेट मटेरियल है, याद रखिएगा। आयोडीन भी कैसा मटेरियल है, सब्लिमेट मटेरियल है। और कई बार पूछ देता है आयोडीन का कलर कैसा होता है, तो आयोडीन का कलर याद रखिएगा पर्पल होता है, पर्पल यानी हल्का सा बैगनी ऐसा, है ना। कैसा होता है, हल्का बैगनी जैसा कलर होता है, पर्पल। ये भी आपसे पूछ देता है, तो याद रखना कहीं पर भी आपको सब्लिमेट मटेरियल पता है कौन सा है, कपूर है, ड्राई आइस है, नौशादर है, आयोडीन है, नफ्थलीन है, बेंजोइक एसिड है, ये सब क्या आपका, ये सब आपका सब्लिमेट मटेरियल है। उसके साथ अगर कोई भी अशुद्धि मिला हुआ है उसको अलग करना है तो किसका यूज करेंगे, सब्लिमेशन का यूज करेंगे। ठीक है, नॉर्मली आपसे कपूर और आयोडीन वाला पूछेगा, कपूर वाला पूछेगा या आयोडीन वाला पूछेगा, तो याद रखिएगा इसको अलग करने के लिए सब्लिमेशन का यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? अब हम बात करते हैं एक टेक्निक होता है, क्या था, सेंट्रीफ्यूगेशन। सवाल भी था ना जी, कल या किसी सवाल भी किए थे इससे रिलेटेड, क्या सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रन। अपकेंद्रन जो होता है ये याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि जैसे दूध है, दूध से मक्खन को अलग करना है ना, तो उसमें क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में कि एक उसमें डाल देता है, उसको क्या करते हैं ऐसे घुमाते रहते हैं, है ना, या फिर ऐसे करते हैं, है ना। गांव में मक्खन निकालते समय किए होंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका मक्खन है वो तैर करके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसी तरह वॉशिंग मशीन जो आपका कपड़ा साफ करता है, इसी का यूज होता है। जो आपका ब्लड का जो टेस्ट होता है ना, ब्लड टेस्ट जो होता है, उसमें भी इसी सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी कोलाइडी सॉल्यूशन है, कोलाइडी सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, आपसे पूछा जाता है कि कोलाइडी विलयन के जो कंपाउंड होता है उसको अलग करने के लिए किसका यूज होता है, याद रखना सेंट्रीफ्यूगेशन का होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन दूसरा याद रखिएगा, दूध से मक्खन निकालने में सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज होता है। कोलाइडी विलयन लिखा है, कोलाइडल सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप इसे ऐसे। आगे से डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग सॉल्यूशन के टाइप में, वो जो टेबल बताए थे ना जी, वो जो टेबल बताए थे। अच्छा कोलाइडी लिख लो ये, ठीक, कोलाइडी विलयन। तीसरा याद रखिएगा, वॉशिंग मशीन से कपड़ा साफ करने में, वॉशिंग मशीन से कपड़ा साफ करने में। अब ठीक है जी, हाँ जहां तक है रियल लाइफ वाला बताएंगे चौथा लिखो, ब्लड के टेस्ट में, ब्लड टेस्ट कराता है ना, तो ब्लड टेस्ट में भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज होता है। ब्लड के बारे में लिख लीजिएगा 3-4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में लिख लेना। ब्लड की स्टडी को क्या बोलेंगे, हेमेटोलॉजी। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ब्लड एक कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक है ना, कैसा द्रव संयोजी उत्तक है। अच्छा ये बताइए कि ब्लड में जो आरबीसी की संख्या होती है, ये तो आपको पता होगा कि लगभग 50 लाख के आसपास होता है 1 ml में, है ना। लेकिन ये पता करते कैसे हैं, उसके लिए कोई डिवाइस होता है, कोई यंत्र होता है क्या, तो याद रखिएगा कि उसके लिए एक यंत्र होता है हेमोसाइटोमीटर। क्या नाम होता है, हेमोसाइटोमीटर। क्या बोल रहा है, अच्छा लाइट बंद करवाते हैं, कर दीजिएगा, देखिए अगर है तो। अब ब्लड के बारे में याद रखिएगा, ब्लड जो होता है एक सामान्य व्यक्ति में कितना होता है, ब्लड 5 से 6 लीटर होता है ना जी। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि हमारे शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, 8 से 10% ऑन एवरेज। कई जगह पर आपका 7 से 8% लिखा रहेगा, नॉर्मली याद रखिएगा 8% के आसपास होता है ना, 8 से 10% लिख लेना। यानी ऑन एवरेज एक 55-60 किलो का आदमी है, उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? अब आते हैं डिस्टिलेशन में। डिस्टिलेशन या फिर जिसे हम कहते हैं आसवन। याद रखिएगा इसका यूज लिक्विड तथा लिक्विड का जो मिश्रण होता है ना, इसका यूज
द्रव तथा द्रव के मिश्रण को अलग करने में होता है। सर जैसे अलग करने में होता है, जैसे एग्जांपल में लिख लीजिएगा, पानी और तेल का मिश्रण है और दूसरा पानी प्लस शराब का मिश्रण है ना। यानी कि याद रखिएगा ये ऐसे लिक्विड के मिश्रण को सेपरेट करने में यूज होता है जिसके गलनांक बिंदु में क्या हो अंतर हो, जिसके गलनांक बिंदु में क्या हो, सॉरी क्वथनांक बिंदु में, जिसका जो क्वथनांक बिंदु है ना, यानी बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस है तब इसका क्या होगा, यूज होगा। बॉइलिंग पॉइंट में अगर अंतर है तो उसको अलग अलग करने में यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो रियल लाइफ वाला एग्जांपल कि कमरे में बैठ के एकदम मान लीजिए किसी का सिलेक्शन है, पार्टी दो ना, है ना, अब पार्टी में ग्लास में यहाँ पर मिला रहे हैं शराब, एकदम बढ़िया से बैठ के लगा रहे हैं, यहाँ तो बंद है ना जी, ठीक है कोई। अब देखो कि अचानक से क्या होता है कि दे रहे हैं एकदम बढ़िया से दोस्त में एकदम जाम से जाम छलका रहे हैं, तो अचानक से बेल बजाओ, देखते हैं कौन है, पापा फोन करता है, गेट खोलो जी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, खड़े हैं गेट पे। अब कहें तो करें क्या, अब उस समय आप क्या करिए, पूरा देखो टोपिया लाइए उसमें ही पूरा डाल दीजिए, छोड़ दीजिए अपना एकदम, है ना। धीरे 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 क्या होगा, ये जो शराब है ये इवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि शराब का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना अल्कोहल का, वो कितना होता है 78 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे इसको करिएगा तो ये जो है ना क्या हो जाएगा, इवापोरेट होकर के हो जाएगा, उसमें क्या रह जाएगा, पानी आपका रह जाएगा। तो इसी को हम लोग ऐसा ही होता है ना, इसी विधि को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। नॉर्मली इस डिस्टिलेशन विधि का यूज याद रखिएगा कहां पर होता है, तो पहला शराब के निर्माण में, शराब उद्योग में शराब जो होता है पूरा शराब पे होता है जी, उसमें पानी होता है ना, ठीक है नहीं। दूसरा किसमें, परफ्यूम इंडस्ट्री में, एक तो उद्योग में, हिंदी में लिखना किसमें, एक उद्योग में। और एक तरह किसको कहते हैं, लखनऊ को कहां कहते हैं, किसको, कन्नौज को, है ना, परफ्यूम सिटी कहा जाता है। चलिए इसके आगे अगला मैथड देखते हैं हम लोग, क्या हुआ, हाँ शराब के निर्माण में होता है, शराब उद्योग में ना डिस्टिलरी, वहां पर डिस्टिलरी होता है ना। देखिए आपको दिखाते हैं कैसे शराब का निर्माण होता है सर बंदा बना ही लेंगे घर में, हाँ हालांकि बहुत थोड़ा क्या है, इसको समझना कठिन है, लेकिन चलिए फिर भी हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। एग्जाम के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, पहले मैं बोल दूं, छोड़ रहे हैं, एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो पूछेगा नहीं, पूरा दो, अच्छा समझा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर देखो ढाकते हैं इसको, ये जो है यहाँ पर डाल दिया जो भी लिक्विड का मिश्रण है ना, इसको तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, यहाँ से इसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, उधर से इधर से आपका ये निकल रहा है, बाकी जो पानी है वेपर के रूप में इधर आ जाता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट। और ये जो है इधर आपका क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। तो इसको उतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखो ऐसे, है ना, पूछेगा नहीं एग्जाम में, मछली कहाँ मिलता है। चल अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं, प्रभासी आसवन बोलते हैं इसको। याद रखिएगा यह ऐसे मिश्रण को अलग करने में, ऐसे मिश्रण को अलग करने में यूज होता है जिसके यौगिक के बॉइलिंग पॉइंट में, जिसके यौगिक के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम अंतर होता है, बहुत वेरी लिटिल डिफरेंस होता है, बहुत कम अंतर होता है। इसका भी आपको चित्र दिखाएंगे कैसे होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसका यूज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका यूज कहां पर होता है। इसका यूज पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है, यानी जो तेल शोधक कारखाना जो होता है ना, पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। कैसे होता है अभी आपको बताएंगे। और पेट्रोलियम जो है ना, कच्चा तेल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को मेजर करते हैं, याद रखिएगा, किसमें हम लोग, बैरल में। किसमें मेजर करते हैं, बैरल में। और एक बैरल जो होता है ना 159 लीटर होता है। एक होता है गैलन, कहते हैं एक गैलन भैया तेल दीजिएगा, एक गैलन वाटर दीजिएगा। गैलन, एक गैलन में कितना लीटर होता है, 5 लीटर, 4.5 लीटर, वेरी गुड। याद रखिएगा 3.785 लीटर होता है, लिखाएंगे आपको, फिजिक्स वाला अभी क्लास स्टार्ट होगा उसमें ये सब चीज लिखाएंगे। अगर याद रखिएगा ये जो पेट्रोलियम के बारे में, इस पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, इसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ब्लैक गोल्ड। और इसके प्रोडक्शन को बनाने के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन आया था, ब्लैक रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति। और नीली क्रांति किससे था, मछली से, है ना। जितना भी रिवॉल्यूशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछ देता है सवाल आपसे, ठीक है। अब यहां पे याद रखिएगा ये जो इंडियन पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। और अगर आपसे पूछा था कि भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहां पर खुला था, असम के दिग्बई में, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है, जामनगर में। जामनगर में सबसे बड़ा जो कि रिलायंस का है, वो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है, ठीक है। चलिए तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम लोग चित्र देख लेते हैं थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑयल रिफाइनरी में, पेट्रोलियम रिफाइनरी में किसका यूज होता है, तो याद रखिएगा इसी का यूज होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं इसके आगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जो ऑयल रिफाइनरी होता है उसमें क्या होता है कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल लाते हैं, और कच्चा तेल को क्या करते हैं, ऐसे एक फर्नेस होता है या जिसे बॉयलर बोलते हैं, उस बॉयलर में कच्चा तेल क्या होता है, चला जाता है, डाल देते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आपका इस तरह से ऐसे बना रहता है, अलग अलग उस पे वो बना हुआ रहता है, वो निकला हुआ रहता है। सबसे पहले आपका क्या निकल जाता है, ब्यूटान और प्रोपेन, फिर पेट्रोल, फिर केरोसिन, फिर डीजल, फिर आपका और भी जो फ्यूल ऑयल लगा होता है वो, और सबसे लास्ट में आपका ये लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी जो मोबिल होता है, ये सब बच जाता है। ये जो पैराफिन वैक्स, जो वैसलीन वगैरह होता है ना आपका,
वैसलीन जो होता है ये पैराफिन वैक्स जो होता है आपका ये मोम होता है, मोम, ठीक है। और बाकी एस्फाल्ट होता है इसमें, और इसी में आपका ये आपका पेट्रोलियम जेली बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम जेली। आप इसलिए लिखा देखिएगा ना उसमें जो वैसलीन होता है उसमें आपको लिखा रहता है पेट्रोलियम जेली होता है वो एक्चुअली में, है ना। वो वैसलीन क्या कंपनी है जो कि पेट्रोलियम जेली बनाती है, और ये सब क्या है, ये सब एक तरह से लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, स्नेह की तरह काम करता है। तो ये सारा देखिए आपका जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, पेट्रोलियम जेली है, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, ब्यूटेन, प्रोपेन, सब इसी से प्राप्त हो रहा है ना। तो एक होता है आपका एलपीजी, एलपीजी तो इसमें क्या होता है आपका ब्यूटेन प्रोपेन होता है ना, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और एक होता है सीएनजी, सीएनजी याद रखिएगा इससे नहीं मिलता है, पेट्रोलियम से आपका क्या मिलता है? एलपीजी मिलता है। सीएनजी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसमें क्या होता है? मीथेन प्लस इथेन होता है। मीथेन होता है क्या होता है? इथेन। मीथेन का शुक्र होता है आपका CH4, इसका C2H6। मीथेन होता है आपका लगभग 70%, बाकी जो आपका क्या होता है उसमें इथेन होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपसे कई बार तो फुल फॉर्म इसका पूछ देता है एलपीजी सीएनजी का, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद अगला आता है एक टेक्निक, नेक्स्ट जो है वो है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी कभी आप लोग क्या करिएगा, पत्ता लीजिएगा, पत्ता है ना, पत्ता को पीस करके उसको पानी में डालिएगा, है ना। तो उसका देखिएगा रंग, नतीजे आपको दिखाएंगे चित्र, रंग जो कुछ रंग आपको ऊपर डाल देगा, नीचे हल्का हल्का क्या होगा, कलर जो है आपका नीचे की तरफ घटता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि कोई भी कलर होता है ना, एक्चुअली कलर को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमैटोग्राफी का यूज करते हैं, चित्र दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। एग्जांपल बस इतना याद रखना है, कलर को अलग अलग प्रकार का जो डाई होता है उसको अलग करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी इसको हिंदी में भी हम लोग क्रोमैटोग्राफी ही कहते हैं। याद रखिएगा अलग अलग रंगों को सेपरेट करने के लिए इसका यूज होता है, इसका यूज होता है। इसका चित्र देख लेते हैं, इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, पेंट इंडस्ट्री जो होता है ना, जहां पर पेंट वगैरह बनता है, पेंट इंडस्ट्री जो है ना, अरे दीवार वाला जो पुताई वाला पेंट जो होता है ना। अब इसका चित्र देख लेते हैं। अच्छा आप लोग ये बता सकते हैं, सवाल आ रहा है, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्रोमैटोग्राफी, जैसे ये देखिए, इसमें कई तरह का आपका चित्र दिखेगा, है ना। ये सब चित्र हमारे काम का नहीं है ना। जैसे ये सब चित्र हमारे काम का नहीं, लेकिन ये आप इतना याद रखना कि डिफरेंट प्रकार का ना आपका जो वो होता है कलर होता है, उसको अलग अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी का यूज करते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखिए। अब हम लोग बात करेंगे चेंजेस इन मैटर। अगला जो हमारा टॉपिक होगा चेंजेस इन मैटर, जो कि हम लोग करेंगे, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। एग्जाम में सवाल बनता है यहाँ से, इसको कवर करने के बाद फिर हम लोग कल भी हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा सॉल्यूशन। कल हम पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर एसिड बेस सॉल्ट, ये सब हम लोग देखेंगे। तो सॉल्यूशन में कल हम लोग जो पढ़ने वाला है, अभी हम आते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पे। सॉल्यूशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो पहले हम लोग देखेंगे ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंडेड सॉल्यूशन, उसके बीच में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। फिर हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन का जो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, और आपने सुना होगा मास बाय मास परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। तो पूछता है एग्जाम में मोलरिटी और मोलरिटी से सवाल पूछता है कि मोलरता क्या होता है, और वहां से न्यूमेरिकल भी पूछ देता है आपके एग्जाम में। मान लीजिए एक आध न्यूमेरिकल पूछ दे और अगर आप नहीं कर पाए तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चेंजेस इन मैटर में, यानी पदार्थ में परिवर्तन, पदार्थ में परिवर्तन, चेंजेस इन मैटर। तो सबसे पहला है आपका फिजिकल चेंज। पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, फिजिकल चेंज की। याद रखिएगा जैसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जब किसी पदार्थ के भौतिक गुण का मतलब क्या, उसका अवस्था, उसका साइज, उसका शेप, उसका कलर वगैरह, है ना। याद रखिएगा जब किसी पदार्थ के भौतिक गुण जैसे अवस्था, आकार, आयतन, जैसे स्टेट, साइज, वॉल्यूम आदि में परिवर्तन हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं, है ना। या तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। हाँ क्या, अब साधन, अच्छा कोगुलेशन की बात कर रहे हैं। कोगुलेशन या अस्कंदन क्या है, एक मिनट देखता हूं। हीट जितना हो सके कोई भी वस्तु को गर्म कर सकते हैं, कोल्ड कितना डिग्री तक कर सकते हैं, आज तक कोई किया उतना कम ठंडा, मतलब दरोगा बाबू। अच्छा दरोगा बाबू आपका सवाल ही स्पष्ट नहीं है, ऐसे आपका जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, किसी भी चीज को मैक्सिमम जो ठंडा कर सकते हैं उसे एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर तक, 0 केल्विन तक ठंडा कर सकते हैं, या -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर सकते हैं, इससे ज्यादा ठंडा इसे किसी भी चीज को नहीं कर सकते हैं। ठीक है दरोगा बाबू, कौन है ये, हैं? चल ठीक है, अब हम बात करते हैं, बाकी आपका जो भी डाउट है ना अभी ले लेते हैं इसके, बस 2 मिनट में इसको खत्म कर लेंगे। फिर क्या हुआ, अच्छा माइक गिर गया, अरे यार डेली गिर जाता है, हटा दें, हटाने से दिक्कत नहीं होता है जी, हाँ फिर काहे इसको। चलिए अब देखो फिजिकल चेंज की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या चेंज होगा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो ये जो होता है ना, क्या है, याद रखिएगा सामान्यतः यह कैसा होता है, व्युत्क्रमणीय होता है। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या, रिवर्सिबल होता है। जो फिजिकल चेंज होता है ना, ये कैसा होता है सर, रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल का मतलब जैसे पानी से बर्फ बना लो, बर्फ से पानी बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सभी भौतिक परिवर्तन व्युत्क्रमणीय नहीं होते, यानी सभी फिजिकल चेंज जो होता है ना वो आपका रिवर्सिबल नहीं होता है। क्यों सर, जैसे अभी बात कर रहे हैं, कैसे आपका कोई कौन सा ऐसा फिजिकल चेंज जो रिवर्सिबल नहीं है, देखते हैं। तो इसका आप गुण देख लेते हैं कि
कि फिजिकल चेंज जो है ना, याद रखिएगा, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और इसमें भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी अब इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं। पहले इरिवर्सिबल वाला समझ लीजिए। तो मतलब रिवर्सिबल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई पेपर है जी, कागज, एक पेज देना, या इसी वाला मान लीजिए छोटा सा, दिख रहा है सबको? अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है आपका पेपर है, कागज है। किससे बनता है कागज? सेलुलोज से। बहुत बढ़िया। अब इसका देखिए हम इसको क्या करते हैं, ऐसे मोड़ते हैं, स्टेप बदल गया। तो कागज का मोड़ना फिजिकल चेंज है, लेकिन ये रिवर्सिबल है। फिर हम इसको ऐसे करके वापस कर सकते हैं, ये आया इसके ओरिजिनल शेप में, रिवर्सिबल है। लेकिन क्या करते हैं, इसको फाड़ देते हैं, इसको ठीक है, फाड़ दिए तो अच्छा ठीक ठीक। अब देखिए इसको फाड़ दिए, ये फाड़ दिया तो इसको क्या फिर से हम क्या वैसे वापस सेट में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। लेकिन इसमें वेट में कोई चेंज हुआ, कोई नया पदार्थ बना क्या? पेपर फाड़ जैसे इंक बन गया क्या? नहीं बना। यानी कि कागज को फाड़ना कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल है तो फिजिकल चेंज है, लेकिन कैसा है? इरिवर्सिबल है। इसे आप लोग सब्जी काटते होंगे, सब्जी को काटना कैसा है? फिजिकल चेंज है। क्या कि सब्जी काटने पे कोई नया पदार्थ बनेगा? नहीं बनेगा, लेकिन उसका आकार बदल गया, हाँ, उसके भार में कोई चेंज नहीं हुआ। अब फिर से वापस वैसा सब्जी आप नहीं बना सकते। लकड़ी को काटना कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है, लेकिन इरिवर्सिबल है। आगे बात समझ में। इसका एग्जांपल लिख लीजिए आप। पानी से बर्फ का बनना, दूसरा बर्फ से पानी बनना, तीसरा मोम का पिघलना, चौथा कपूर का उद्गपातन। कपूर का उद्गपातन कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। क्या कि कपूर से फिर आप उसे कपूर प्राप्त कर सकते हो? नहीं, कपूर का जलना भी, कपूर का उद्गपातन का मतलब कपूर का जलना ही हो गया, है ना? उसका आप इकट्ठा करके फिर से ठंडा करो, है ना? जो भी कपूर जलाता है उसका आप इकट्ठा करिए, फिर से उसे जब ठंडा करिएगा वो वापस इसमें चेंज होता है ना? अब इसका प्रोसेस होता है, कर सकते हैं आप। इसके बाद याद रखिएगा, कागज को मोड़ना, सब्जी को काटना। अब सब्जी देखो आ गया, आप लिख लीजिएगा, सब्जी का उत्पादन क्या कहलाता है? हाँ, कोई बोल रहा बीच में, बोलो। ओलेरीकल्चर क्या बोलते हैं? और अगर आपसे पूछ दे सवाल, ये बताइए कि छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होगा? चावल को धोने से B1, कौन सा? B1, है ना? क्या कि चावल का भूसी है, अनाज का भूसी है, उसमें विटामिन B पाया जाता है, विटामिन B1 मिलता है। इसके बाद याद रखिएगा, लकड़ी को काटना, कागज को फाड़ना, क्या? आटा गूंथना, अंडा तोड़ना। अच्छा हाँ ठीक है, ये लगा अंडा तोड़ता है क्या? ये लगता है सुबह ब्रेड आमलेट खाता है बना, कौन है? चलो ठीक है, आगे चला हम लोग। इसके बाद यहाँ पे सबको समझ में आ गया। ऐसा कोई भी चेंज जिसमें कि ये चीज आपको दिखे, जो आपको बताया वो सारा कैसा है? फिजिकल चेंज है। ठीक, हाँ, बाल को काटना भी कह सकते हैं। हाँ हाँ करेंगे, स्टार्ट करेंगे, हो गया। अब अभी तो इतना ही रखेंगे, अभी केमिस्ट्री में।